टीडीए की स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023। आज मैं इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जो ई ऑप्शन से रिलेटेड है वो बताने वाला हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही है और इन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि आपके मैक्सिमम क्वेरीज में इस वीडियो में सॉल्व कर दूं जो भी ई ऑप्शन से रिलेटेड है। और अगर आपने अभी तक फ्लैट विजिट नहीं किया है तो आपको फ्लैट का विजिट भी कराऊंगा, सोसाइटी का टूर भी कराऊंगा। उसको अरेंज किया है मेरे साथी विक्रम ने। तो उन्होंने क्या कैसे दिखाया है वो भी आपको मैं साइट पे खड़ा होकर पूरा दिखाऊंगा और एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ रह गई, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, सारा का सारा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम बड़े पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी अगर कुछ रह गया तो आप डीडी की वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। और बगैर समय बर्बाद किए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बारी है मैं आपको साइट का टूर करवाऊं। मेरे साथी विक्रम साइट पे गए और उन्होंने जाके साइट का एग्जैक्ट जायजा लिया। क्या जायजा लिया, पहले साइट को हम वो देखते हैं। और अब बारी है फ्लैट के लेआउट को अंदर से, मतलब सैंपल फ्लैट को अंदर से देखने की। तो विक्रम जी ने इसमें भी हमें हेल्प की और मैं आपको अब इसका भी टूर करवा रहा हूँ। ये EWS का है। और अब जो आप देख रहे हैं ये HIG का है।
और अब आप देख रहे हैं पेंट हाउस का सैंपल फ्लैट। Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Worries die out too hard. We were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer. दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम ई ऑक्शन में ऑनलाइन स्कीम है ये, और ये सेक्टर 19B, सेक्टर 14 और लोक नायकपुरम में है। टोटल 2093 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है, या फिर कुछ ऐसे फ्लैट हैं जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ये पूरा ब्राउचर है जो DDA का है, मैं उसी को सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जो डेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। ब्राउचर्स 25/11/2023 को डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गया है। हेल्प डेस्क ऑपरेशनल फॉर ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑन ई ऑक्शन 28/11/2023 से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ EMD स्टार्ट्स 30/11/2023. Last date of online registration for participating in e-auction and submission of online EMD, इसकी डेट है 29/12/2023 अप टू 6 PM, मतलब अभी टाइम काफ़ी है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1/1/2024 की फर्स्ट को इसका ऑनलाइन फाइनल सबमिशन होगा। फिर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन, फ्लैट वाइज शेड्यूल टू बी अनाउंस सब्सिक्वेंटली। कौन कौन से फ्लैट वाइज कैसे कैसे शेड्यूल होगा, इसका प्रॉपर प्लान फिर आएगा। ये शेड्यूल्ड है 5/1/2024 को, मतलब 2024 में ही फर्स्ट मंथ के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर ये प्रोसेस होने वाला है। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको मेरे इस वीडियो से ना मिल पाए तो आप dda.gov.in पे जाकर वो जानकारी बाकी हासिल कर सकते हैं, और eservices.dda.org.in पे भी जाके आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को। जैसे प्राइवेट डेवलपर में आपने अक्सर देखा होगा सारी का टर्म्स एंड कंडीशन वन साइडेड होती थी,
तो ऑलमोस्ट डीडीए के भी ब्राउचर के अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन वन साइडेड ही है। जैसे कि फ्लैट जो आप देख रहे हैं, जो ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा है वैसा की स्थिति में है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन कर दी है और ये एज्यूम करता है डीडीए कि आप बिडिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले साइट को विजिट कर लिया होगा और पूरी तरह से आप सेटिस्फाई भी होंगे। फिर जो रजिस्टर्ड बिडर्स हैं वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑनलाइन जो ईएमडी पे करना है वही पे कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट एंड साइनिंग ऑफ प्रपोजल, ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट एंड इट्स स्पेसिफाइड टर्म्स, DDA reserve the right to reject any proposal that is not in the specified format। अगर किसी भी तरह से स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं है तो DDA के पास आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करने की पावर है। प्रपोजल प्रिपरेशन कॉस्ट, जो भी इससे रिलेटेड कॉस्ट आएगी आपका प्रपोजल से रिलेटेड, वो सारी कॉस्ट एज अ बिडर आपको खुद बेयर करनी है। उसमें डीडीए कोई आपकी बिडिंग से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है उसमें किसी भी कॉस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। लैंग्वेज एंड करेंसी, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी आपका होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू जहां अमाउंट मेंशन है वो INR के अंदर होगा। कॉस्ट ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। Clarification, to assist in the process of evaluation of proposal, DDA may, as its sole discretion, ask any bidder for clarification on its proposal। मतलब डीडीए आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। ये क्लैरिफिकेशन का रिस्पांस आपको राइटिंग और बाय ईमेल से देना है और नो चेंज इन द सब्सटेंस ऑफ द प्रपोजल वुड बी परमिटेड बाय वे ऑफ सच क्लैरिफिकेशंस। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है। ई ऑक्शन प्रोसेस शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन नॉट ऑफिशियली कंसर्न्ड। डीडीए राइट टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रपोजल, जी हाँ, डीडीए के पास पूरा राइट है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। मतलब ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये वन साइडेड है और डीडीए के पास वो राइट है। खैर ऐसा होता नहीं है कि बगैर किसी कारण के आपका वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए, लेकिन इसमें वो लिखा रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो इस स्कीम के अंदर किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। आपको एप्लीकेशन भरते टाइम अपने बैंक की डिटेल देनी है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे नहीं भर पाएंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए जानना जरूरी है, ओनली नेचुरल पर्सन विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन। कंपनीज, ट्रस्ट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और any other legal entities etc. shall not be allowed to participate in the e-auction process। मतलब अगर आप नेचुरल पर्सन हैं तो नेचुरल तो आप सभी होंगे, लेकिन प्रॉपर जो कंपनीज हैं, ट्रस्ट सोसाइटीज, ये सब पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते हैं। ई ऑक्शन डिटेल फॉर प्रेजेंट ऑक्शन, प्रोस्पेक्टिव बिडर्स शैल इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर पार्टिसिपेशन इन ई ऑक्शन। वो क्या है? पार्टिसिपेंट्स हैव गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई ऑक्शन पोर्टल, जिसकी फीस है 2500। इसके लिए आप eservices.dda.org.in पे जाके पे कर सकते हैं। ये नॉन एडजस्टेबल एंड नॉन रिफंडेबल है और इसके लिए आपको सेपरेटली अगेंस्ट ईच फ्लैट जो है वो बिड करने की ज़रूरत है। इसमें अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो डीडीए के हेल्प डेस्क विकास सदन INA में जाके आप ले सकते हैं। फिर पार्टिसिपेंट शेल सेफली कीप देयर यूज़र ID एंड पासवर्ड। यूज़र ID पासवर्ड आपको खुद अपने पास संभाल के रखना है, जो कि आपको बिडिंग के टाइम पे, ई बिडिंग के टाइम पे फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका कुछ भी यूज़र ID पासवर्ड, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि डिस्क्लोज़ करने के बाद आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडीए नहीं लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। तो अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और रेगुलर आपको चेक करते रहना है डीडीए का पोर्टल, जिसमें टाइम टू टाइम और अपडेट्स आएंगी। वैसे आप हमारे वीडियोस भी रेगुलर चेक कर सकते हैं, इसमें हम टाइम टू टाइम मैक्सिमम अपडेट्स आपको देते हैं। और डीडीए का पोर्टल जैसे मैंने बताया dd.gov.in और eservices.dda.org.in, ये डीडीए के पोर्टल्स हैं। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन
issuance of demand letter, cancellation, position letter, conveyance deed, etc. and uploading of documents will be through online mode only. हर चीज़ ऑनलाइन है, फिजिकल विजिट की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है तो ज़रूर आप जा सकते हैं DDINA विकास सदन में, वहाँ हेल्प डेस्क बने हुए हैं, लेकिन सारा काम ऑनलाइन मोड पर ही होना है। और बार बार इसमें ये हिदायत दी गई है कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और DD की वेबसाइट को आपको रेगुलर चेक करते रहना है। और ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब को आपको रेगुलर चेक करते रहना है, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ में अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला चैनल है। और रेगुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर रहें और प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कहीं पर भी आप गलत ढंग से ना बाय कर लें और फंस ना जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के ऊपर आते हैं। बिडर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स earnest money deposits separately against each flat through e-payment gateway of e-auction portal। अब क्या क्या EMD है? MIG 2 BHK के अंदर 10 लाख रुपए की EMD है, HIG के अंदर 15 लाख, सुपर HIG के अंदर 20 लाख और पेंट हाउस के अंदर 25 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। EMD ऑनलाइन थ्रू NEFT, RTGS, ई पेमेंट के थ्रू आप ऑन e-auction पोर्टल पे कर सकते हैं। नो ऑफर ऑब्लिक बिड शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ EMD विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड इन द पेमेंट अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ बिड पेबल टू द अथॉरिटी बाय द सक्सेसफुल बिडर। जो EMD है, अगर आप सक्सेसफुल बिडर हो जाते हैं, H1 बिडर कहते हैं इसे, तो वो आपका जो अमाउंट है EMD का वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। EMD पेड किया हुआ अगर आपका सक्सेसफुल आप नहीं है तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ बिडिंग। सबमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। The intending bidders can register, participate in the bidding process once they get themselves registered on the e-auction portal, which can be accessed on visiting eservices.dda.org.in। All payments are required to made online। बार बार इस चीज़ को मेंशन किया है। Bid received by post courier shall not be entertained, मतलब आपको हर कीमत पे इसे ऑनलाइन ही जमा करना है। Application form of each flat is to be submitted separately with separate EMD and processing fee। हर का separate EMD जाएगा और processing fees जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर e-auction process for a particular flat shall be proceed with at least one eligible registered bidder for that flat is there। अगर एक भी eligible bidder नहीं आया तो वो process में start नहीं होगा। Whose EMD has been realized within stipulated period। In case there is no such eligible bidder for a flat, that flat will not be included in the bidding and the same will be put up for next e-auction process। अगर कोई आएगा ही नहीं तो वो कैसे बिड में जाएगा, ये तो क्लियर सी बात है। वही चीज़ इसमें लिखी है, अगर कोई नहीं आता है तो उसे नेक्स्ट जो e-auction प्रोसेस होगा उसके अंदर उसको लिया जाएगा। एप्लीकेंट में बिड फॉर मल्टीपल फ्लैट्स। आप मल्टीपल फ्लैट्स के लिए जा सकते हैं। हैज़ टू डिपॉजिट EMD एज वेल एज प्रोसेसिंग फी ऑफ ईच फ्लैट सेपरेटली। तो ये आपके विषय है कि आप कितने फ्लैट्स की बिडिंग में जाना चाहते हैं। बिड टाइम एंड रिजर्व प्राइस। e-auction विल बी अनाउंस्ड ऑन DDA वेबसाइट। टेंटेटिव डेट ज़रूर दे दी इन्होंने, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो DDA की वेबसाइट पे फ्लैश करेंगे। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रेगुलर DDA की वेबसाइट पर जाके आप इसका अपडेट ले सकते हैं। द बिडर कैन नॉट रिड्यूस और विड्रॉन EMD अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड। अगर आप ई बिडर हैं और आपका एक बार बिड प्लेस हो गया है और वो कंप्लीट भी हो गया है तो फिर आप EMD को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आप उसे आगे नहीं बढ़ते हैं तो EMD पे किया हुआ आपका फॉरफिट हो जाएगा। e-auction will start and end as per schedule which will be announced on DD website।
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बिड की इंक्रीमेंट होती है उसको लेके बड़ी क्लैरिटी दी है। पेंट हाउस फ्लैट पे जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 2 लाख की है। सुपर एचआईजी के ऊपर 1,50,000 है, एचआईजी फ्लैट्स के ऊपर 1 लाख है, और एमआईजी फ्लैट्स के ऊपर जो बिड का इंक्रीमेंट है वो 50,000 है। मतलब नेक्स्ट बिड जो वो जाएगी आगे वो मिनिमम इतने वैल्यू से आगे बढ़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ बता दिया गया है, और ये भी बताया गया है द मैक्सिमम इंक्रीमेंट दैट कैन बी प्लेस्ड बाय द बिडर would be 50 times the minimum increment value as stated in the table। तो मैक्सिमम 50 टाइम्स तक ये पॉसिबल है। टाइम एक्सटेंशन, इफ द बिडिंग continues till the 5 minutes of the schedule / extended closing time of auction, the bidding time shall be automatically extended for further 5 minutes. The bidding will be extended for a maximum of 20 minutes. Training and assistance booth for the prospective bidders. For facility of the prospective bidders and help desk will be set up at the ground floor DD office, D Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi. Prospective bidder can get the required training and information on e-auction process during working hours। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ जाके हेल्प डेस्क में उस प्रोसेस को समझ सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी डीडी ने फैसिलिटेट किया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको इन पर्सन जाना पड़ेगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं जो डाउट्स हैं आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाए। और फिर से मैं यहाँ रोक रहा हूँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट्स हम रेगुलर क्लियर करते हैं। इसके लिए आपको हमारे पास आके हमारे हेल्प डेस्क को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वीडियोस देखते रहिए और ये आपको काम आती रहेगी। नोट ऑफ कॉशन फॉर द बिडर्स, कोई अनफोर्सिंग प्रॉब्लम है जैसे टाइम लैग, हैवी ट्रैफिक, ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए एडवाइस किया गया है कि आप एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन ले लें। इंटरनेट कनेक्शन अगर रिलायबल होगा, फास्ट होगा, तो साइट पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग लॉग इन कर रहे होते हैं, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो कहीं हद तक आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो ये दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। The bidder is expected to carefully examine all the instruction, guidelines, terms and conditions and formats of the e-auction। ये आपको केयरफुली एग्जामिन कर लेने हैं। इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन सारी और टर्म्स एंड कंडीशन सारे आपको पढ़ लेने हैं। अनकंडीशनल बिड्स, मतलब कोई भी ऐसी बिड एंटरटेन नहीं की जाएगी जहां किसी भी टाइप का कोई डेविएशन पॉसिबल है, तो वो भी आपको समझना है। एनी कंडीशनल प्रपोजल शैल बी रिगार्डेड एज नॉन रिस्पॉन्सिव एंड वुड बी लाइबल फॉर रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ बिड्स, राइट टू रिजेक्ट, जैसा मैंने बताया डीडी के पास राइट है, रिजर्व है कि वो चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। ये फिर से डीडी ने रिपीट किया हुआ है। डीडी में इट्स सोल डिस्क्रिप्शन, वो ठीक है। यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर आपका कोई मिसलीडिंग और या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो भी डीडी रिजेक्ट कर सकता है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने नहीं दी है तो भी रिजेक्ट हो सकता है, और क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए डीडी को आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी ये रिजेक्ट हो सकता है। बिडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फ्लैट को ऑक्शन में पार्टिसिपेट होने से पहले आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि डीडी जैसा है वैसा की स्थिति के ऊपर इसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप इसे ऑलरेडी साइट को विजिट कर चुके हैं और आपने इसको अच्छे से एग्जामिन भी कर लिया है। रिफंड ऑफ EMD टू एप्लीकेंट्स, नो रिफंड इन केस ऑफ सरेंडर। अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो किसी भी टाइप का आपका ये रिफंड नहीं होगा, और EMD जो आपने डिपॉजिट किया है वो पूरी तरह से फोरफिट हो जाएगा। अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उनका सेम अकाउंट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर्म भरते टाइम, उसमें वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। रिजर्वेशंस 15% SC के लिए है, 7.5% ST के लिए है, 1% वार विडोज के लिए है, 5% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए है, 1% एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये तो रिजर्वेशन कैटेगरीज है। रिजर्वेशन एज अबव आर एडमिसिबल स्ट्रिक्टली विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल इन अ लोकेलिटी।
जिस हिसाब से नंबर ऑफ फ्लैट होंगे उस हिसाब से उसको जो प्रेफरेंस रिजर्वेशन है उसको एंटरटेन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर ऑनलाइन ई ऑक्शन एंड बिफोर पोजीशन ऑफ फ्लैट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप समझिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आधार कार्ड। मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको लेना है। उसी प्रकार प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में भी एक ऑप्शन आपको लेना है, जिसमें पासपोर्ट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट, बैंक पासबुक या आधार कार्ड। फॉर रिजर्व कैटेगरी यहाँ ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ सकता है अगर आप SC/ST की कैटेगरी में हैं, इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न्ड। ओरिजिनल हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल बोर्ड और गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आप डिसेबिलिटी की केस है आपका, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। अदर डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक, और साथ में एनेक्सर B में एफिडेविट और एनेक्सर C के अंदर अंडरटेकिंग, ये भी आपको जमा करना है। द रिजर्व प्राइस ऑफ द फ्लैट इज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद DDA स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पॉलिसी एज पर द प्लिंथ एरिया ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग कॉमन एरियाज। मतलब ये पहले भी वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, प्लिंथ एरिया मतलब ये सुपर एरिया की तरह ही जैसे डेवलपर बेचते हैं वैसा ही प्लिंथ एरिया यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ अगर रिजर्व प्राइस है तो इसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया है। मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में अभी मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन, रिजल्ट आपको dda.gov.in और eservices.dda.org.in पे मिल जाएगा। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू चेक द रिजल्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, रिजल्ट को आपको चेक करना है। द डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड टू द सक्सेसफुल H1 बिडर आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ आवास पोर्टल, ई सर्विसेज वाला जो पोर्टल है ओनली, एंड इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू रेगुलरली चेक द ऑनलाइन पोर्टल फॉर एनी अपडेट्स। मतलब आपको रेगुलर चेक करते रहना है। डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर भी सक्सेसफुल H1 बिडर को वहीं से इशू होगा। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड अमाउंट, NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग ऑन SBI's e-auction portal through online challan generated only. Applicant should not use the same generated NEFT challan for multiple payments. मतलब अगर 4 की आपने इकट्ठे पे कर दी और एक ही चलान को आप यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स, कैश डाउन, या फिर अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स शैल बी मेड ऑन कैश डाउन बेसिस ओनली एक्सेप्ट द एप्लीकेंट्स बिलोंग टू PWD पर्सनस विद डिसेबिलिटी। मतलब दिव्यांगजन की बात है, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो बात अलग है, नहीं तो आपको कैश डाउन बेसिस पे ही इसकी पेमेंट करनी है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तो आपको कैश डाउन या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी मिलता है। मॉर्टगेज की बात करें तो आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं और आपको यहाँ पे फर्स्ट लीन विल बी ऑफ द DDA टू एक्सटेंड द रिकवरी ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज, ये भी करना ज़रूरी है। और लिस्ट दी हुई है ब्राउचर के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, LIC, कोऑपरेटिव बैंक, MCD, NDMC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जॉइंट सेक्टर कंपनीज, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप यहाँ से भी अपने प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवा सकते हैं। मिसयूज, एडिशन एंड अल्टरेशन एक्सेट्रा। द फ्लैट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड कैन नॉट बी पुट ऑन एनी अदर यूज। अगर आप कहीं भी किसी भी टाइप का सब डिवीज़न या कोई और यूज़ कर रहे हैं या फिर इसमें स्ट्रक्चरल एडिशन और अल्टरेशन कर रहे हैं तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है। अक्सर देखा जाता था ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लोग प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस के लिए यूज़ करने लगते थे या कोई भी और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते थे, तो वो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि DDA ने बहुत सारी चेंजेस किए हैं। प्राइवेट डेवलपर ग्रुप हाउसिंग की तरह इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है।
तो वहाँ पे इन चीज़ों की गुंजाइश को, जो एक रहने के रेजिडेंशियल वातावरण को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते थे, उसमें अब बहुत चेंज लेकर DDA आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉमन पोर्शन एंड कॉमन सर्विसेज एटसेट्रा। यहाँ हर अलॉटी को रजिस्टर करना है अपने आप को एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स, जो कि पर्पस इसका होगा मेंटेनेंस ऑफ कॉमन पोर्शन एंड कॉमन सर्विसेज of these housing pockets. Only one RW will be registered for one pocket, which will be considered as one housing estate. Period of payment. The price of the flat is to be deposited within 60 days from the date of issue of demand cum allotment letter. दिव्यांगजन के लिए वैसे मैंने बताया कि उनके लिए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स भी होता है, लेकिन रेगुलर के लिए कैश डाउन बेसिस पे ही है। और यहाँ पर डिमांड अगर आप पे नहीं कर रहे हैं, इफ़ द डिमांड अमाउंट इज नॉट पेड बाय द अलॉटी, तो एंटायर EMD विल बी फॉरफिटेड। और साथ में कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के बारे में भी बताया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये पूरा बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आपने फॉल्स क्लेम किया है जिससे कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाए, इसके लिए आपने फॉल्स एफिडेविट दिया है, तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। इसमें इंक्लूडिंग पैन नंबर भी है। कई बार लोग एक पर्सन ही कई नंबर पैन रखने लगते हैं। आजकल इंडिया में ये भी एक ट्रेंड के तौर पे, फ्रॉड के तौर पे सामने आ रहा है। तो इस टाइप की अगर कोई भी बात है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट और कैंसिल हो सकती है। पोजीशन ऑफ फ्लैट्स, सारे आपको ड्यूज क्लियर करने हैं और उसके बाद आपको रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तब आपको पोजीशन मिलता है। पोजीशन लेटर विल बी इशूड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड and the allotee has to upload self-attested copy of requisite documents. After issuance of position letter, allotee has to take position. If the allotee does not take position of the flat within 3 months after the date of issue of position letter, he shall be liable to pay watch and ward charges as prescribed rates beyond the period of 3 months from the date of issue of position letter. तो वो charges भी आप पे applicable हो सकते हैं. In case allotee has deposited the full price but has not submitted the requisite documents formalities within 3 months from the date of payment of full price, applicable watch and ward charges will be levied upon him her for the period of beyond 3 months up to 3 months in which the complete documents are submitted and formalities are conveyance deed. Conveyance deed चूँकि फ्री होल्ड डीड होगी ये, तो issue online after receiving a request from allotee after taking a physical possession of the flat. रिजर्व करना है आपको डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड ऑनलाइन. ई स्टैंपिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वेंस डीड एक्सेट्रा इन दिस रिगार्ड शैल बी बॉर्न बाय द अलॉटी. वो सब चार्जेस जो हैं वो आपको ही पे करने. प्रॉपर्टी अपने नाम कराएंगे तो ये सब चार्जेस आपको पे करने ही पड़ते हैं. ये सब आप रेगुलर प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है. यहाँ एक चीज़ और बड़ी अच्छी क्लियर की है. द अलॉटी shall not be entitled to transfer flat before execution of conveyance deed. जब तक conveyance deed आपका नहीं जाता तब तक आप उस टाइटल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. और अगर आपने किसी टाइप से कुछ ऐसा GPA या किसी टाइप से और तरीके से करने की कोशिश की तो आपका फ्लैट कैंसिल भी हो सकता है. डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड रिजर्व थ्रू ऑनलाइन मोड. अगर कोई डेथ हो जाती है तो उस केस में लीगल हायर्स हैं, ओरिजिनल अलॉटी के हैं, वो उसके लिए एप्लीकेबल होंगे कि वो अपने नाम वो चीज़ें करवा सकें. स्टेटस ऑफ द अलॉटी. टाइटल शैल बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द कन्वेंस डीड इज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अलॉटी. इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट. इंस्पेक्शन के लिए 7 दिन खुला है. 10 से 6 का टाइम है. द्वारका 19B. पेंट हाउस सुपर HIG. पेंट हाउस का फ्लैट नंबर है सैम्पल फ्लैट E1202, सुपर HIG E201, HIG E203. यहाँ मिस्टर अफजल हुसैन मिलेंगे आपको. इनका फ़ोन नंबर है 8875044794. और श्री अरविंद कुमार राय मिलेंगे आपको 6204039380. द्वारका सेक्टर 14 के अंदर MIG फ्लैट अगर आप देखना चाहते हैं तो सैम्पल फ्लैट का एड्रेस है B306. यहाँ मिस्टर धीरज काद्यायन मिलेंगे 9310735453. और यहाँ आशा जी मिलेंगे आपको. इनका नंबर है 7981
582238। लोकनायकपुरम में अगर आप MIG फ्लैट देख रहे हैं तो उसका एड्रेस है DG4। यहाँ मिस्टर अनुराग यादव मिलेंगे। 8960908231 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग की तरह DD ने भी अपफ्रंट पेमेंट एज कॉर्पस फंड लेना शुरू कर दिया है। अगर MIG फ्लैट है तो 1.5 लाख प्लस GST 1,77,000, HIG है 2,50,000 प्लस GST 2,95,000, सुपर HIG के अगेंस्ट में 3 लाख प्लस GST 3,54,000, पेंट हाउस के केस में 3,50,000 प्लस GST जो कि 4,13,000 एक कॉर्पस के रूप में प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ में लिया जाएगा। और जब RWA बन जाएगी तो ये कॉर्पस, ये फंड RWA को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं। MIG के केस में 2 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, HIG में 2 रुपीज़ 50 पैसा पर स्क्वायर फिट और सुपर HIG के केस में 3 रुपीज़, पेंट हाउस के केस में 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। यहाँ GST अगर एप्लीकेबल है तो वो अलग से चार्ज किया जाएगा और मंथली जो चार्ज है उसका स्टार्टिंग में ही प्राइवेट डेवलपर्स की तरह अपफ्रंट मेंटेनेंस 1 साल की ले ली जाएगी, जिससे आप अगर नहीं भी रह रहे हैं तो सोसाइटी पूरी मेंटेन हो पाए। और इंडिविजुअल फ्लैट की मेंटेनेंस जो है उसके लिए अलॉटी खुद रिस्पॉन्सिबल है। डे टू डे मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन एरिया, क्लीननेस, रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट फिटिंग्स इन कॉमन एरियाज, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कॉमन एरिया एटसेट्रा विल बी रिस्पॉन्सिबल of concerned RWA. Other general conditions, DD ने ये भी कुछ कंडीशंस अलग से डाली हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है 1-2 वो आपको बता देता हूँ मैं। DD के पास राइट है टू आल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉज, और साथ में DD के पास ये भी राइट है टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्लैट। ये भी आप देख लीजिएगा। और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर उसके बावजूद भी आपको यहाँ कुछ दिक्कत रह गई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो DD विकास सदन जाके आप वहाँ हेल्प डेस्क में जाके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब बारी है रिजर्व प्राइस की। रिजर्व प्राइस जान लीजिए क्योंकि ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, वैल्यू ऊपर जा सकती है और रिजर्व प्राइस पे भी रुक सकती है। क्या होगा ये तो ई ऑक्शन में पता चलेगा, लेकिन प्राइस की बात करें तो द्वारका सेक्टर 19B फेज 2 पेंट हाउस में टोटल नंबर ऑफ 14 यूनिट्स हैं। इसका प्लिंथ एरिया 424.767 है और यहाँ रिजर्व प्राइस 501 लाख है, मतलब 5 करोड़ 1 लाख का यहाँ रिजर्व प्राइस रखा गया है। वहीं सुपर HIG कैटेगरी के अंदर द्वारका सेक्टर 19B फेज 2 टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 170 है और प्लिंथ एरिया इसका 211.657 है और रिजर्व प्राइस इसका 2.50 CR है। और HIG की बात करते हैं, HIG द्वारका सेक्टर 19B फेज 2 में ही है और 946 यूनिट्स हैं और प्लिंथ एरिया 171.5 to 186.09 स्क्वायर मीटर है और इसका रिजर्व प्राइस 2 करोड़ 2 लाख से 2 करोड़ 19 लाख रुपीस रखा गया है। MIG की बात करते हैं, द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 MIG 316 फ्लैट्स हैं, 116.27 to 132.35 स्क्वायर मीटर है और इसका रिजर्व प्राइस 1.25 CR to 1.42 CR रखा गया है। लोकनायकपुरम में भी MIG फ्लैट्स हैं, ये 647 है और इसका प्लिंथ एरिया 134.259 to 140.55 स्क्वायर मीटर है और इसका प्राइस जो रिजर्व प्राइस रखा गया है 1.15 CR to 1.20 CR है। हर पेंट हाउस और सुपर HIG एंटाइटल्ड है 2 कार पार्किंग स्पेस के लिए और एवरी HIG एंड MIG विल बी एंटाइटल्ड फॉर 1 पार्किंग स्पेस। पार्किंग को लेके भी यहाँ क्लैरिटी दे दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 2 BHK MIG फ्लैट द्वारका सेक्टर 14। इसमें कारपेट एरिया जो है वो विदाउट वॉल्स होता है, 68.675 स्क्वायर मीटर है। बालकोनी एरिया यहाँ 23.22 स्क्वायर मीटर है। कारपेट एरिया एज पर रेरा की बात करें तो 71.515 स्क्वायर मीटर है। बालकोनी एरिया 26.01 स्क्वायर मीटर है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। टू BHK MIG फ्लैट, इसका साइज भी मेंशन है यहाँ पर
जो कि टाइप 1 है। ये कारपेट एरिया विदाउट वॉल्स 68.675 स्क्वायर मीटर है, बालकोनी एरिया 13.08 स्क्वायर मीटर है और कारपेट एरिया यूनिट एज पर रेरा 71.515 स्क्वायर मीटर है, बालकोनी एरिया 15.32 स्क्वायर मीटर है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अब आप 2 BHK MIG फ्लैट जो द्वारका सेक्टर 14 में है उसका पूरा साइट लेआउट प्लान देख रहे हैं। और अब आप स्क्रीन पे सेक्टर 19B का साइट लेआउट प्लान देख रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताइए मेरे को। आप कोशिश करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ, उसी तहत मैंने आपको सारी जानकारी दी। और अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो DDA में फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है। और फ्यूचर में प्रॉपर्टी रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे राज जो रियल एस्टेट में हर कोई नहीं बताता है, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।